हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर एक बार स्वागत है अंकित कुमार यूपीएससी एजुकेशन में। और मैंने आर्टिकल 29 तक बता दिया था और अब आज देखेंगे आर्टिकल 30 से कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। धार्मिक और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद का कोई शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों पर अल्पसंख्यकों का संपत्ति के मामले में मौलिक अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 देखें। संपूर्ण संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। यदि एक आर्टिकल को संविधान से हटा दिया जाए तो पूरा संविधान रद्दी बन जाएगा। इसके अनुसार जितने भी नागरिक और गैर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि उनका हनन होता है तो संबंधित व्यक्ति उसके उपचार के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट एससी में जा सकता है और एससी व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिलाने से मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 के अनुसार एससी निम्न 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी हैं देखिए, पॉइंट वाइज लिखी हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थ सशरीर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। सेकंड, परमादेश, अर्थ हम आदेश देते हैं। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है या नहीं करता है। तीसरी है प्रतिषेध, अर्थ यानी रोकना। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय एससी ने अपने अधिकार क्षेत्र में बढ़कर किसी व्यक्ति को कोई सजा सुनाई, फैसला दिया, तो एससी प्रतिषेध रिट के माध्यम से ऐसी सजा पर रोक लगा सकता है। चौथा है उत्प्रेक्षण यानी अर्थ स्थानांतरण। यदि कोई एससी किसी केस में ऐसा महसूस करता है जिसमें कोई कानून की बात छिपी है तो यह न्यायालय ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। यदि एससी को भी ऐसा महसूस होता है तो संबंधित केस को अपने यहाँ मांग सकता है। और देखते रहिए। अपना 5वां आ गया अधिकार प्रक्षा, यानी अर्थ इसका होता है किस अधिकार से। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिस पद पर वह कार्य करने के लिए वह कानूनी रूप से सही नहीं है, तब एससी इस रिट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति से पूछ सकता है वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। भाग नंबर 4, आर्टिकल 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। संविधान के भाग नंबर 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। इनका उद्देश्य भारत की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तरक्की को निश्चित करना है। यानी नोट, गांधी जी के विचारों को इस भाग में वरीयता दी गई है, इसलिए इसे गांधीवादी भाग भी कहते हैं। जो अपना भाग नंबर 4 है, इसमें गांधी जी के जो कुछ भी उन्होंने किया है इसमें उसको समझाया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें अनूठी विशेषता बताया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। टी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है। नोट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नए निदेशक तत्व आर्टिकल 39 का, 43 का, 43 का, 48 का और 51 का जोड़े गए हैं। जी अपने जो आर्टिकल हैं 39 का, 43 का और 43 का खा और 48 का और 51 का जोड़े, जी 4-5 तथ्य हैं जी जोड़े गए हैं। आर्टिकल 36 देखें, राज्य की परिभाषा दी गई है। अपने जो राज्य हैं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्वों को आवाद योग्य बनाता है, अर्थात इसके लागू न होने पर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। जो अपना 37 है, अगर आर्टिकल 38 देखिए, डीपीएसबी की प्रस्तुत कल्याणकारी होती है, अर्थात ये लोगों के कल्याण के लिए है। आर्टिकल 39, राज्य सभी पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा तथा सभी महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। आर्टिकल 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात राज्य सभी को समान न्याय के साथ कानून के संबंध में निःशुल्क कानून व्यवस्था भी प्रदान करेगा। जो आर्टिकल 39 का है, इसमें हर आदमी, चाहे लेडीज़ हो या
जेंट्स हो, हर आदमी को समान न्याय मिलेगा और किसी को भी हो समान कानून मिलेगा। आर्टिकल 40, राज्य सभी गांवों में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इस आर्टिकल को गांधीवादी आर्टिकल भी कहते हैं। जो अपना आर्टिकल 40 है इसको गांधीवादी आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल नंबर 41, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बीमारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करने का अधिकार, जो अपने आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 में है, राज्य महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 43 में है, राज्य कर्मचारियों को निःवी मजदूरी प्रदान करेगा एवं लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। जो अपने उद्योग होते हैं, कोई भी उद्योग हो, कैसा भी, चाहे रेशम का कुछ भी हो, ऑल टोटल वो आर्टिकल 43 के अनुसार होता है। 43 का कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदारी देगा। 43 का खास सहकारी समितियों का गठन करेगा। आर्टिकल 44, समान सिविल संहिता अर्थात सभी के लिए समान नियम कानून होंगे। आर्टिकल 45 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रावधान। जो अपने आर्टिकल 45 उसमें जैसे 14 साल तक कोई बच्चा उसे फ्री शिक्षा दी जाएगी। नोट फर्स्ट, शिक्षा को पहले राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले यह राज्य सूची में था, अब यह समवर्ती सूची में हो गया शिक्षा। सेकंड है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसे आर्टिकल 21 का में शामिल किया गया है। आर्टिकल 46, एससी और एसटी व अन्य दुर्लभ जातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर निषेध, कृषि, पशुपालन व अन्य जाति की सुरक्षा। जो आर्टिकल 48 है अपना, जैसे कोई गौ हत्या करता है तो उसको आर्टिकल 48 के अनुसार सजा दी जाती है। कृषि में हो या पशुपालन में, अन्य जाति कुछ भी हो, सुरक्षा दी जाती है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण और संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। जो अपने पर्यावरण है, संरक्षण है, कोई भी वन हो उसकी सुरक्षा आर्टिकल 48 के काम में दी जाती है। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व के दमारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगी। और आर्टिकल 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। अपना भाग नंबर 4 का आर्टिकल 51 का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई मूल नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग नंबर 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। आर्टिकल 51 का जोड़ा गया है। नोट 86वें 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक माँ बाप अपने सभी 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराएगा। नोट, टैक्स कर देना किसी भी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग नंबर 5 यानी संघ 52 से 151 तक। कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो अपनी कार्यपालिका है भारत देश की ओर, जिसमें राष्ट्रपति होते, उपराष्ट्रपति होते, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 यानी 52, भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लेकिन कभी संसद में नहीं बैठता। अलावा नहीं लोकसभा के गठन के समय पहले भाषण एवं बजट प्रस्तुत करने से पहले भाषा। राज्यसभा और लोकसभा संसद के अन्य 2 अंग हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो अपनी राज्यसभा है जो उच्च सदन बोला जाता है इसका, जो अपनी लोकसभा इसका निम्न सदन बोला जाता है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख, राज्य अध्यक्ष एवं कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका का मुख्य प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है।
आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 54 के अनुसार होता है राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, केवल जन्म प्राकृतिक आधार पर, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, लाभ के पद पर ना हो यानी कोई नौकरी ना करे या कोई भी सरकारी जॉब में ना हो, तो उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई बैंक में जमा करनी होगी। जो भी खड़ा होगा उसको आरबीआई बैंक में 15,000 रुपये जमा करने होंगे। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति की उपलब्धियां और उनके भत्ते उसके कार्यकाल में हटाए नहीं जा सकते। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को एससी का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है और उसकी अनुपस्थिति में एससी का वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जो अपने राष्ट्रपति में महाभियोग कब लगता है? राष्ट्रपति को संविधान के आधार पर समय से पहले भी हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। यह प्रक्रिया यूएसए से लाई गई। जो अपना भारत का संविधान है और जो महाभियोग जैसे राष्ट्रपति के ऊपर अगर लगता है तो वो इस प्रक्रिया के द्वारा लगता है। संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जैसे कि सदस्य हों तो उनके 1/4 अगर सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। एवं राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का नोटिस भेजना अनिवार्य है, 14 दिन पहले। महाभियोग का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, 2/3 सदस्य द्वारा पारित। राष्ट्रपति का पद नियुक्त होने में 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, अनिवार्य भी है। नोट: यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने का कारण खाली होता है तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। कब कब? जब या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने का कारण हो तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो एससी का मुख्य न्यायाधीश पदभार संभालता है। यदि एससी का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो एससी का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती हैं? जैसे फर्स्ट है अपनी कार्यपालिका शक्ति। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं शपथ दिलाता है और ये इनके प्रसाद प्रयत्न ही अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त यूपीएससी के अध्यक्ष एवं राज्यों के राज्यपाल वित्त आयोग के सदस्य भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्गों के लिए एक आयोग का गठन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच एवं राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्यीय आयोग का गठन करता है जिसके अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा अपना विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के परामर्श पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बना सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है तथा लोकसभा को भी भंग कर सकता है। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाकर आर्टिकल 108 अभिभाषण दे सकता है। नोट: संयुक्त अधिवेशन की
अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्षता करता है। नए राज्य निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल 110 या सचित निधि पर भारत व्यय वाला विधेयक, राज्य सहित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं। वह लोकसभा में 2 ओंगल भारतीय समुदाय तथा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट जारी के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में वह आदेश जारी कर सकता है। कौन कौन से आदेश जारी कर सकता है? देखिए, संघ सूची के विषय पर जारी रखता है, संविधान संशोधन के विषय पर जारी नहीं किया जा सकता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक है, अध्यादेश के खिलाफ एससी में लाया जा सकता है, 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है और लोकसभा विघटन की स्थिति में अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। राष्ट्रपति स्वयं की 6 सप्ताह से पहले अध्यादेश को वापस ले सकता है, कैबिनेट की सलाह पर। राज्यों में राज्यपालों को आर्टिकल 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आर्टिकल की वीटो शक्ति, आर्टिकल 111, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनाता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति प्रदान करता है। जैसे अपना ये विधेयक कोई भी संसद में है, अगर कोनो चीज पारित हो रही विधेयक, तो कानून जब ही बना सकता जब राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति प्रदान करेगा। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्ति प्रदान होती हैं, इन्हें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहते हैं। जैसे अत्याधिक वीटो, अत्यंतिक वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं दे सकता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। दूसरे है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और देखते रहिए और बने रहिए। संसद राष्ट्रपति को इस वीटो पावर को निरस्त कर सकती है यदि वह विधेयक को संसाधनों के साथ या बिना संसाधनों के दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे। अतः अब राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, यानी तीसरी शक्ति है। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर सहमति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजता, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। नोट: सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था। जैसे नोट: धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं होती, अर्थात इन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना निर्णय देना ही होता है। चौथी, अपनी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति एससी और एससी के जजों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर एससी से सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143 के अनुसार। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने तथा उसमें संशोधन का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदंड को माफ़ भी कर सकता है। अगर कोई जैसे जेल में फांसी पर चढ़ने जा रहा हो तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि वह उसकी सज़ा माफ़ करवा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में निम्न बातें शामिल हैं। जैसे क्षमा, सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर देता है। लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलता है। परिहार, दंड की अवधि को कम करता है। विराम, विशेष परिस्थिति में सज़ा में कमी कर सकता है। प्रतिलंबन, सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सकती है। इसके माध्यम में दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय देना
देना है। नोट: राज्यों के राज्यपालों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिससे वह किसी अपराधी का मृत्युदंड को माफ़ कर दें। आर्टिकल 161 अनुसार कुछ शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राष्ट्रपति की कूटनीति शक्तियाँ: राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति विदेशों से राजदूत और उच्चायुक्तों को भेजता है और इंडिया में राजदूतों और उच्चायुक्तों का स्वागत करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे या किए जाते हैं। अपनी सातवीं है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और इस शक्ति के आधार पर वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। अर्धसैनिक बलों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ 8वां, कोई भी धन विधेयक 110 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसद में विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जाता है एवं आकस्मिक निधि में धन जमा करने और वापस निकालने की अनुमति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान की जाती है। संसद में बजट सामान्यतः वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन बजट राष्ट्रपति के नाम से रखा जाता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों के लिए हर 5 सालों में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इस प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है। इसका प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ: तीनों प्रकार के आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राज्यीय आपात आर्टिकल 356, वित्तीय आपात 360 आर्टिकल। भारत के अब तक के राष्ट्रपति जितने भी हुए, भारत के अब तक के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक, भारत रत्न भी मिला था इनको। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। 1950 में संविधान सभा के द्वारा पहला राष्ट्रपति चुना गया था। जब सबसे पहला शुरुआत हुई थी ना राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1950 में। इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। 1950 से 1952, 1952 से 1957 तथा 1957 से 1962 सबसे अधिक समय तक के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, इन्हें भी भारत रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1953 में यूजीसी स्थापना 28 दिसंबर 1953 के पहले अध्यक्ष बनाए गए। 1954 में इन्हें राजगोपालाचारी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये शिक्षा के बहुत बड़े जानकार थे और विद्वान भी। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अपन लोग 5 सितंबर को मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं। तीसरे अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 भारत रत्न से सम्मानित हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हैं। इनकी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, इसलिए इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। चौथे अपने एम हिदायतुल्लाह 1969 से 1969। एम हिदायतुल्लाह भारत की एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पांचवें हैं अपने बीवी गिरी 1969 से 1974, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रपति बनने से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने थे। पहले निर्दलीय उम्मीदवार थे। इनके चुनाव में पहली बार दूसरे चरण की गिनती हुई। बीवी गिरी ने कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी को हराया, दूसरे आपातकाल की घोषणा करी। छठवें अपने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। सन 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा इन्हीं के द्वारा की गई। साथ में अपने नीलम संजीव रेड्डी 1970 से 1982, सबसे कम उम्र में उपराष्ट्रपति 64 ईयर
64 साल के बनने वाले व्यक्ति हैं। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति को चुनाव हारकर दोबारा से राष्ट्रपति बने। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले मुख्यमंत्री एवं बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। डॉक्टर भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पंजाब में दंगे भड़के तथा इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। डाक हार विधेयक पर इन्होंने सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। वर्ष 1994 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 5वें आर वेंकट रमन 1987 से 1990 और 10वें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे आर नारायण 1997 से 2002 तक। और देखते रहिए और आगे भी में जुड़े रहिए। और किसी को अच्छा लगता है तो नोट्स भी बनाता जाए, क्योंकि ये नोट्स तो सबको ज़रूरी होते हैं, पढ़ना भी चाहिए। और 12 में है अपने APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 भारत रत्न इन्हें भी मिला। इनका संबंध राजनीतिक दल से नहीं था। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मिसाल बनाने में इनका योगदान था, इसलिए इन्हें भारत का मिसाल मैन भी कहा जाता है। जो अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको भारत का मिसाल मैन भी कहा जाता है। सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार इन्हीं के समय में आया। इनकी आत्मकथा द विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान है, इनकी ये बुक है। अगर किसी को पढ़ना भी तो पढ़ लो, अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इन्होंने अपना सारा वेतन ग्रहण किया। नोट: विश्व में प्रथम महिला राष्ट्र अध्यक्ष श्रीमती भंडार नायके। प्रथम महिला जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लक्ष्मी सहगल। और चौथे अपने प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 भारत रत्न। 1 जनवरी 2014 को लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए। 8 सितंबर 2014 को GST बिल पर हस्ताक्षर किए। और अपने 15 में है रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं कानपुर देहात यूपी के हैं, यूपी के रहने वाले हैं। और अब फिलहाल में अपने राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आर्टिकल 63 देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति। सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन, वर्तमान में वेंकैया नायडू एम हेमदौला 2 वर्ष का कार्य। ये तो मैंने लिख रखा है अपने लिए। आप देखिए भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है। वरीयता सूची में राष्ट्रपति के पद उपराष्ट्रपति का स्थान होता है। वरीयता सूची में सबसे पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। यह पद भारत में अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया। जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका में भी चलता है, इसलिए भारत में चलता था, इसलिए वहाँ की थोड़ी बहुत लेने के बाद भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीयता, गुप्त मतदान एवं समानुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। यह चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है। चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके चुनाव में संबंधी विवाद केवल SC में जाएगा। इसकी जमानत 15,000 रुपये राशि RBI बैंक में जमा होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। उसे संसद के 20 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित तथा 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष पहले से ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के साधारण बहुमत के द्वारा भी हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को मंजूरी भी आवश्यक है। जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा। तभी वही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद पर कार्य करने के लिए कोई अलग से वेतन नहीं मिलता। इसे जो भी वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। चूँकि भारत में उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति का पद खाली होने के समय में उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है।
और देखते रहिए और बने रहिए, और जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको अच्छा लगे वो नोट्स बनाते जाएं और पढ़ते भी जाएं, समझते भी जाएं। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 माह में चुनाव। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होता है, जो आर्टिकल 68 में आता है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 75 में 4 हैं, तो आर्टिकल 1 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है। 75 का 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहेंगे। आर्टिकल 75 का 3 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 का 4 मंत्रियों के लिए शपथ। 76 का भारत का महान्यायवादी। सर्वप्रथम एएमसी शीतलवाद 1950 से 1963। 15वें वर्तमान के वेणुगोपाल 2017 से अभी तक केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सरकार को विभिन्न कानूनों मामलों में सलाह देता है। देश के किसी भी न्याय एससी, एससी, एचसी और एससी में सरकार की प्रतिनिधित्व करता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः सरकार के साथ जुड़ा रहता है। सरकार यदि सत्ता में है तो यह भी अपने पद पर बना रहता है। यदि सरकार सत्ता में नहीं है तो यह भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद प्रयत्न पर बना रहता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नोट: पद मुक्त होने पर केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को विभिन्न मामलों की जानकारी जो संसद और मंत्रिपरिषद से संबंधित है प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। आर्टिकल 79 यानी संसद की संरचना। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 सभा हैं। सबसे पहली राष्ट्र, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर लोकसभा। आर्टिकल 68 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। सबसे बड़ा सदन राज्यसभा होती है। इसे बड़ों की सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। 233 प्लस 32 229 राज्यों में है। डीटी यानी 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से, 4 सदस्य ये हैं। 4 3 233 हैं। 233 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव का आयोजन केंद्र के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव में सभी राज्यों को विधानसभाओं की तथा उन केंद्र शासित प्रदेशों की जहां पर विधानसभा है के सदस्य भाग लेते हैं। योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष का हो, लाभ के पद पर ना हो। राज्यसभा एक हमेशा चलने वाला सदन है। इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर ही शक्ति होती है। और देखते रहिए और आगे भी बने रहिए, और जिसको भी अच्छा लगे वो नोट्स भी बना ले भाई। मेरे पास बने रखे हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ, और जिसको ज़रूरी है वो बना ले, और मैं इसकी PDF भी डाल दूँगा तो उसको भी देख लें। लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती। राज्यसभा से भी मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री शामिल किए हैं। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। इसमें निम्न सदन या आम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसमें 545 सदस्य यानी 543 चुनाव से और 2 मंगल भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नोट: 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। योग्यताएं: वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर आसीन न हो। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष सभा के सबसे पहले को है तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष
अनंत सायनन अय्यंगर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये भी देख लो, राज्य यानी लोकसभा और राज्यसभा। यूपी में 80 लोकसभा और राज्यसभा 31, महाराष्ट्र में 48 और 19, बिहार में 40 और 16, और पश्चिम बंगाल में 42 और 16। आगे भी देखते रहिए और बने रहिए। आर्टिकल 124 आ गया क्या आपने? सॉरी, आर्टिकल 124, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। आर्टिकल 124 भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना कलकत्ता में हुई थी। भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका होती है जिसके शीर्ष पर एससी होता है, जबकि नीचे एससी और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था संघीय न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात अमेरिका के संघ के लिए अलग एससी होता है और राज्य के लिए अलग एससी होता है। नोट, वर्तमान में स्थापित एससी का अभिभावक सन 1935 में बने संघीय न्यायालय को माना जाता है। वर्तमान में भारत की एससी में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। अन्य और मुख्य है, एक मुख्य है। 47 में वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े हैं। और एससी में न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, राष्ट्रपति केवल नियुक्ति करता है। एससी के न्यायाधीशों के भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जजों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के अनुसार होती है। युक्ता भारत का नागरिक हो, किसी एससी में लगाकर 5 साल तक जज रहा हो, किसी एचसी या एससी में 10 साल तक वकील के रूप में हो, यदि राष्ट्रपति की नज़रों में कानून विशेषज्ञ हो, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे, समय से पहले भी हटाया जा सकता है यदि जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दे, जज पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग संसद के पास हो। जो अपनी एससी की शक्तियाँ आ गई कि एससी में क्या क्या शक्ति होती हैं। फर्स्ट यानी अपील शक्ति। एससी दीवानी फौजदारी मामलों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद भारत में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, केवल राष्ट्रपति से क्षमादान मांगा जा सकता है। और दूसरा अपनी एससी की परामर्शदायी शक्ति। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी मामले पर एससी से सलाह मांग सकता है। तीसरा है पुनर्विचार की शक्ति। आर्टिकल 137 के अनुसार एससी अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। चौथा है अभिलेख शक्ति। आर्टिकल 129 के अनुसार एससी द्वारा दिए गए निर्णय सभी कोर्ट में माने जाएंगे। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है। संसद का इसने कोई संबंध नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस पद का सुझाव दिया है। कार्य जनता के पैसों का रखवाला। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य से संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपते हैं, जो इसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। शपथ एससी के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष यानी 65 वर्ष की आयु तक होता है। वेतन इसकी 2.5 लाख रुपए होती है। पद से हटाने की प्रक्रिया, जैसे ये पद है, अपने पद से हटाने कौन सी? एससी के जज के समान। नोट, पद युक्त होने के पश्चात कहीं भी गवर्नमेंट प्राइवेट लाभ के पद पर आसीन नहीं हो सकते। प्रथम CAG B नरहरि राव 1948 से 1954 तक। वर्तमान में 12वें राजीव महर्षि 2017 से अब तक। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। और भाग नंबर 6 आ गया अपना राज्य यानी स्टेट। राज्य क्या है? आर्टिकल 152 से राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 राज्यों में राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक हो। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख
नामपत्र का। सातवें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, किसी सदन का सदस्य ना हो। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर होती है। शपथ एससी के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को होता है देता है और वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह होती है। शक्ति: आर्टिकल 213 के तहत राज्यों में अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और देखते रहिए और बने रहिए भाई। जिसको भी अच्छा लगे वो नोट्स भी बना ले। और मैंने ट्रक भी लिख रखी हैं कुछ, इसमें देखोगे आप। अपना आ गया आर्टिकल 163, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। आर्टिकल 168 में राज्यों में विधानमंडल का गठन। भारत के अधिकांश राज्यों में केवल विधानसभा है, जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जैसे ट्रक मैंने बनाई है। आई एम बटुक कर्नाटक। देखो जैसे आई से हैं जम्मू कश्मीर हो गया अपना, ए से होगा आंध्र प्रदेश, एम से होगा अपना महाराष्ट्र, बी से होगा बिहार, टी से होगा तेलंगाना, यू से होगा उत्तर प्रदेश, के से होगा कर्नाटक। आर्टिकल 169 देखिए, राज्यों में विधान परिषद का सृजन और उत्साहन। आर्टिकल 170 राज्यों में विधानसभा का गठन और उसकी संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की नियुक्ति। सॉरी भाई, आप लोग देखेंगे यहाँ से 171 और 2 से आ गए, तो इससे आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं इसको भी डाल दूंगा। इसमें जो कुछ भी छूटा है वो मैंने ध्यान नहीं किया लिखने में, सॉरी फ्रेंड इसके लिए। आर्टिकल 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। आर्टिकल 201 राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेजना। आर्टिकल 213 विश्रांति काल में राज्यपाल नीति के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 214 राज्य में हाई कोर्ट। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत गठन हुआ था इसका। 1862 में वायसराय एलिंगन के समय में चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, मुंबई व कोलकाता बंगाल में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना। नोट: सबसे पुराना कोलकाता बंगाल एससी। और देखते रहिए और बने रहिए। अपना 216 आ गया। संसद किसी राज्य में एससी की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में 25 एससी भारत में हैं। 22वां मेघालय में 2013 में बना और 23वां मणिपुर में 2013 में बना। 24वां त्रिपुरा में 2013 में बना। 25वां आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में बना 2019 में। और जो अपने एससी में जो 25 दिख रहे हैं ना यहाँ पे 4 हैं, तो आप टेंशन लीजिए, मैं 21 और भी बता दूंगा कि इसमें एससी कहाँ कहाँ बने हैं। एससी के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश हैं की नियुक्ति राष्ट्रपति एससी के जज एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सलाह में करता है। नोट: ट्रांसटर भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन एससी के मेन जज अन्य सलाह से। योग्यता: वह भारत का नागरिक हो, न्यायिक पद पर कार्य किया हो, एससी में लगातार 10 साल से वकील हो। कार्यकाल: एससी के मेन जज यानी 65 वर्ष का हो, एससी के अदर जज 62 वर्ष तक। नोट: आर्टिकल 220 के अनुसार एससी का कोई सेवानिवृत्त जज किसी भी एससी या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, वह केवल एससी में वकालत कर सकता है। शपथ राज्यपाल द्वारा दी जाती है। नोट: गोवा का अपना कोई एससी नहीं है, इसका प्रभार मुंबई एससी के पास है। नोट: अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रभार भी कलकत्ता एससी के पास है। और देखते रहिए और बने रहिए। जी अपने हाई कोर्ट आ गए, जैसे मूल स्थान और खंडपीठ। देखो जैसे अपना यूपी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, यानी लखनऊ। खंडपीठ अपनी लखनऊ में, मूल स्थान इसका इलाहाबाद में। मुंबई एससी है, जैसे गोवा प्लस TNH है जो महाराष्ट्र में है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। और मद्रास एससी है जैसे पुदुचेरी और तमिलनाडु वो चेन्नई में है। मध्य प्रदेश है जैसे तो वो जबलपुर में है इसका मूल स्थान, और इसका खंडपीठ है ग्वालियर, इंदौर। और छत्तीसगढ़ एससी है जैसे
तो इसका मूल स्थान बिलासपुर में है। उत्तराखंड यूके यानी एससी है तो नैनीताल में है। गुजरात एससी है अहमदाबाद में है। और केरला एससी है जो अपने एर्नाकुलम यानी जो लक्षद्वीप में इसकी खंडपीठ है। और राजस्थान जोधपुर में है इसका मूल स्थान। और असम एससी है नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये गुवाहाटी में है, यानी इसका खंडपीठ है कोहिमा आइजोल ईटानगर। और 11वां अपना कर्नाटक एससी जो बंगलुरु में है इसका मूल स्थान। और धारवाड़ गुलबर्ग है। और नोट इसमें गुवाहाटी एससी का न्यायिक अधिकार क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है। और देखते रहिए और बने रहिए। ये अपने भाग नंबर 8 है आगे, जिसमें संघ शासित प्रदेश है। और भाग नंबर 9 है, तो भाग नंबर 8 में अपने संघ शासित प्रदेश है। भाग नंबर 9 है जिसमें पंचायत है। आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत परिभाषा। भाग नंबर 9 का देख लिए आप, नगर पालिका है। और आर्टिकल 243 नगर पालिका है यानी परिभाषा। भाग नंबर 10 में देखिए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। आर्टिकल 244 में एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग नंबर 11 है अपना संघ और राज्यों के मध्य संबंध। आर्टिकल 249 है अपना राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रपति के संबंध में संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 है अपना आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित के संबंध में संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 262 है अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों का निपटारा एक ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 266 है अपना संचित निधि और लोक निधि। और आर्टिकल 267 है अपना आकस्मिक निधि। और देखते रहिए और बने भी रहिए। और मैंने आगे भी लिखा है तो आप लोग देखिए, जिसको अच्छा लगे वो नोट्स भी बना ले भाई। अपना आ गया भाग नंबर 12 आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। तो गठन इसका गठन राष्ट्रपति करता है। और कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा। और प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 1957 तक। 1952 से 1957। वर्तमान में अध्यक्ष N.K. सिंह हैं इसके 2018 से 2020। आर्टिकल 300 का किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्यों के भीतर व्यापार। भाग नंबर 13 आ गया अपना ये। 301 में है व्यापार की स्वतंत्रता। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग नंबर 14 आ गया। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जिसमें जी आर्टिकल 312 में है जैसे यूपीएससी की कोई तैयारी करता है तो उसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है। तो आईएएस को अपन बोलते हैं इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आईपीएस को बोलते हैं इंडिया पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और यदि कल भारत में एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता हो तो इस सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा के पास है। आर्टिकल 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर, स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। वर्तमान चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी हैं इसके। अपना आ गया भाग नंबर 15 निर्वाचन आयोग। भाग नंबर 15 निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग प्लस सेकंड है अन्य निर्वाचन आयोग। इसमें कुल 3 सदस्य समिति हैं। कार्यकाल 65 वर्ष यानी 6 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नोट चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदान दिवस की शुरुआत की थी। इस आयोजन के 2 मुख्य विषय थे समावेशी और गुणात्मक भागीदारी, कोई मतदाता पीछे न छूटे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और प्रथम एकमात्र महिला मुख्य अधिकार आयुक्त BS रामादेवी। और वर्तमान में अधिकारी सुनील अरोड़ा 23वें। नोट 1893 में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला राष्ट्र न्यूजीलैंड है। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रदान
1919 के अंदर प्रदान किया गया है। भाग नंबर अपना 16 आ गया, 15 तक हो गए, भाग चल रही है, ये तो देखते जाइए। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 330 SC/ST का संबंध में आरक्षण लोकसभा में है। आर्टिकल 331 लोकसभा में मंगल भारतीय का प्रतिनिधित्व है। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग SC कमीशन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर कथेरिया हैं। 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग ST कमीशन यानी राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर साई हैं। और आर्टिकल 338 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC कमीशन 123 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 339 SC/ST के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 340 OBC आयोग की स्थापना। आर्टिकल 342 का 123 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्र और संघ शासित प्रदेशों में राज्यपाल से सलाह लेकर किसी वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित कर सकता है। भाग नंबर 17 राजभाषा। आर्टिकल 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। और आर्टिकल 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा या भाषाएं। आर्टिकल 350 का मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। जो अपना भाग नंबर 18 आ गया आपातकाल। आपातकाल जर्मनी से ग्रहण किया गया है। देखो ये देख लो, राष्ट्रीय आपात है जैसे आर्टिकल 352 है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अनुसार। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 USA से ग्रहण की गई। अब सबसे पहले राष्ट्रीय आपात देख लो, आर्टिकल 352। इसकी घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में लाया जाता है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के शब्द पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है यदि इस दौरान संसद में 2/3 सदस्यों द्वारा मनोमोदित हो जाए। 6 माह तक बढ़ जाता है, अंततः काल तक बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 20-21 निरस्त नहीं होंगे बल्कि निरस्त, वहाँ की निरस्त। राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। घोषणा में 2 माह तक संसद में अनुमोदन हो जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद 6 माह तक लगता है। 6 माह तक लगता है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। विधायी शक्ति संसद को प्राप्त हो सकती है। अपना वित्तीय आपात है गया आर्टिकल 360 USA से, ये अपनी से USA से ग्रहण की राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है किंतु 2 माह के अंदर दोनों सदनों में इसका अनुमोदन लेना अनिवार्य है। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किसी भी संसद वापस ले सकता है। भारत में अभी तक नहीं लगा। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, राष्ट्रपति लगाता है। देखो भारत में 3 बार लग चुका है। कब कब? 1962 में लगा, फिर 66 में, फिर 67 में। भारत प्लस चीन के बीच युद्ध हुआ था तब लगा था। और 1971 में लगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध है, BP गिरी ने लगाया, डॉक्टर SP सिंह ने लगाया था। और 1975 में लगाया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद ने। और नोट, 1 वर्ष में 2 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक नहीं लगा। इम्पोर्टेंट, सबसे पहले पंजाब राज्य में सबसे अधिक समय तक लगा रहा। भाग नंबर 19 प्रकीर्ण विधि। भाग नंबर 20 संविधान में संशोधन। भाग नंबर 20 में है संविधान में संशोधन। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की विधि। नोट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन के समान आसान है, ना ही अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन है। भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना कठोर है, यह दोनों का सम्मिश्रण है। संशोधन 3 प्रकार से होता है: साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन या आदि; विशेष बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया आदि।
2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य का समर्थन, कुछ भागों में संशोधन, 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत प्लस आधे राज्य का समर्थन और जीएसटी बिल पास हुआ हो। 371 कुछ राज्यों की विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र, कुछ राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? 10 राज्य हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। और आज यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे भी मैं बताऊंगा। जो आर्टिकल अपने 371 से आगे जाएंगे उनको भी मैं बताऊंगा, और जो कुछ भी मैं वीडियो में बीच में छूट गया हो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, और कुछ छूट गया हो वो भी मैं बना के डाल दूंगा। और देखिए, और जिसको अच्छा लगे वो नोट्स भी बनाइए और लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।